अम्मा, अम्मा चलिए खाना खा लीजिए। ना बेटा, हमरा मन नहीं करे। अम्मा थोड़ा सा तो खा लो। नीतू, हमका खिला नहीं है तो थोड़ा सा जहर लाके खिला दे अपनी अम्मा का, अम्मा ऐसी बात मत करो। ताकि वो खाने से हमरे प्राण निकल जाए। अम्मा ऐसी बात मत करो। काहे ना करे। नीतू, जीजी चली गई जीजी हम सबका छोड़कर। कहते है ना, इंसान की कीमत उसके जाने के बाद ही होता है। जब तक जीजी जिंदा थी, हमने कभी अपने मुंह पे ताला नहीं लगाया। जो मुंह में आया उसका सुनाते गए। पर भगवान ने भी हमका बराबर सजा दी। आज हमारा पति जिंदा है, हम सुहागन होते हुए भी विधवा है। हमारी पाप की सजा मिली हमका। अम्मा मत रोइए, चुप कर जाइए। हेलो। नीतू बिटिया, बेटा हम बोल रहे हैं, तुम्हारे बाबूजी। बाबूजी आप? बेटा क्या नाम से, अपनी अम्मा से बात कराओ तो। हाँ बाबूजी, एक मिनट होल्ड कीजिए। अम्मा, बाबूजी का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ना ही करना चाहत हम आपसे बात। सुना आपने, हम उस इंसान से बात नहीं करना चाहत जो हर चीज का अपने फायदे और रुपये के पलड़े में तोलत रहा। पर लाजो हमारी बात तो सुनो। वो बुआ अम्मा के बारे में पता चला सो। क्या फर्क पड़त है? आपका क्या फर्क पड़त है? कोई मरे या जिए, बस आपके फायदे की दुकान चलनी चाहिए। क्यों? लाजो हमारी बात तो सुनो तुम। ना ही सुनेंगे हम आपकी बात। अरे आज इस घर में जो दुख की लहर दौड़ी है ना, इसकी जिम्मेदारी हम आप पर डालत है। राकेश का दिमाग खराब करने में आप ही का हाथ था। लाजो जी सुनो तो। नहीं, आप हमसे बात मत करो, मत करो आप हमसे बात। हम किसी अनजान इंसान से बात करना नहीं चाहत। है? हम क्या नाम से अनजान? हाँ, उस दिन से हमने आपसे सारे रिश्ते तोड़ डाले हैं और उस दिन से आप हमारे लिए अनजान बन गए हो। और हमारी दूसरी एक बात कान खोलकर सुनना, दोबारा इस घर में हमरे नाम से फोन मत करना, मत करना फोन हमरे नाम से। फोन मत करना। भाभी, बाबूजी ये बात सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहे हैं कि बुआ अम्मा की तेरहवीं के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना रिमझिम। मैं अपने पापा से बात करती हूँ, वो पैसों का इंतजाम जरूर कर लेंगे। नहीं भाभी, लेकिन बुआ अम्मा का श्राद्ध तो करना है ना रिमझिम। भाभी, आपके पापा तो बहुत जल्द पैसों का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन बाबूजी को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर हम क्या करें? हमें तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रिमझिम, रास्ता तो इसी घर में है। ये बात और है कि किसी को वो दिखाई नहीं देता। ये पैसे बाबूजी को दे देना रिमझिम।
बुआ अम्मा के श्राद्ध में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लोग हमें कुछ भी समझे, लेकिन हम इतने पत्थर दिल नहीं हैं कि मुश्किल वक्त में बाबूजी के काम ना आ सके। वाह भाभी वाह, इसे कहते हैं चित भी मेरा पट भी मेरी। अच्छे वक्त को खुद ही मुश्किल का वक्त बना दिया और अब मुश्किल वक्त में मदद की बातें करने चली आई। हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं कावेरी, कुछ करके भी दिखा रहे हैं। बस भाभी बस, आप दोनों मियाँ बीवी के रंग हम सबने देख लिए। देखो कावेरी, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, और वैसे भी तुम्हारी हैसियत ही क्या है? निकम्मा पति और बेईमान माँ। ये सब कुछ हमारे घर में जो हुआ है ना, वो सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। और आज तक तो तुम लोग मेरे पति के पैसों पर ही पलते रहे ना, तो आज उनमें अचानक कौन सी खराबी नजर आने लगी? बस भाभी बस, बस कीजिए। ये पैसे बाबूजी को दे देना रिंजू, और अगर कम पड़े तो और मांग लेना। भाभी कम तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन बाबूजी आपसे पैसे कभी नहीं लेंगे, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और हम ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहते जिससे बाबूजी को दुख हो। तो पैसे ले लीजिए बाबू। प्लीज। हाँ, एक बार सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद आ जाएंगे। हाँ जी, मच बेटर, थैंक यू। क्या हुआ कावेरी? मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। क्या? क्यों? अब सहन नहीं होता प्रतीक। मगर हुआ क्या, ये तो बताओ। बहू है इस घर की। माना इस वक्त पैसे नहीं है हमारे हाथ में, लेकिन आत्मसम्मान की कमी नहीं है। इस घर की बड़ी बहू यशोदा भाभी अपने झूठ के बलबूते पे हमें जो चाहे सुना सकती है, और हम चुपचाप सुनते रहे। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता प्रतीक। कावेरी, मेरी बात सुनो। एक बार घर के हालात सुधर जाएं, बाबूजी ठीक हो जाएं, उसके बाद तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन इस वक्त मेरा यहां बाबूजी के साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर बाबूजी तुम्हें इस दुखी हालत में देखेंगे तो क्या सुख पाएंगे प्रतीक? और वैसे भी शांडिल्य जी ने मुझे अहमदाबाद की कैंपेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मैं सोच रही हूँ मैं अपना बेस वहीं बना लूं। तुम्हारे पास अपनी लॉ की डिग्री है, तुम वहीं चल के प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू कर देते? कावेरी, वो ठीक है, पर लेकिन पर क्या प्रतीक? जरा तो सोचो, अगर हम इस परिवार को कुछ दे नहीं सकते, कम से कम इस पर बोझ तो ना बने। कावेरी, बोझ हम सब मिलजुल कर बांट लेंगे। नहीं प्रतीक, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। कावेरी, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कावेरी, क्या बात है प्रतीक? कुछ नहीं बाबूजी। कोई परेशानी बेटा? बाबूजी, कावेरी इलेक्शन कैंपेन के लिए अहमदाबाद जाना चाहती है, और वो ये भी चाहती है कि मैं भी वहां जाऊं और वकालत की शुरुआत करूं। तुम जाओ बेटा,
क्या बाबूजी? कुछ मत कहो। कुछ मत कहो बेटा, बस इस वक्त मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए ये एक मौका है अपनी जिंदगी की शुरुआत करने का, टू प्रूव योरसेल्फ। आई अंडरस्टैंड बाबूजी, पर इस वक्त जब घर के हालात ऐसे हैं। हालात की चिंता तुम मत करो बेटा, मैं हूं ना। और हालात आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे, बदलते हैं बेटा। लेकिन तुम्हें ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। और ये जो कावेरी की कैंपेन है, इलेक्शन है, ये एक माध्यम है बेटा। ये लीला किसी और की रची हुई है, तुम्हें जाना चाहिए। बाबूजी, पर आपका साथ कौन देगा? मेरा खुद का बेटा। इंसान का खुद का साथ सबसे बढ़िया होता है। लेकिन तुम्हें इस वक्त कावेरी का साथ है। इस मौके को मत गवाओ। और तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना? तो अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ। अपने बाबूजी को दिखाओ कि तुम जिंदगी में कुछ बनोगे। ये आप क्या कह रहे हैं? अपने बेटे को अपने से दूर भेज रहे हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रतीक को कहीं मत भेजिए। इरावती प्लीज, बहुत नाजुक मौका है ये। इस वक्त इसे मत रोको प्लीज। मुश्किल वक्तों में कई बार बड़े आसान से हल निकल आते हैं। शायद ये एक हल है। जाओ बेटा, खुशी से जाओ एंड प्रूव योरसेल्फ। प्रभु ने तुम्हें ये मौका दिया है, गवाना मत इसे। मन नहीं मान रहा है कावेरी। ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में बाबूजी को छोड़कर जाना नॉट पॉसिबल। प्रतीक भैया, इस वक्त आप दोनों का यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन हम वादा करते हैं माँ जी का, बाबूजी का पूरा ख्याल रखेंगे। पलक झपकते सब कुछ बदल गया रिमझिम। भाभी देखिएगा, आंख झपकते ही फिर से सब कुछ बदल जाएगा अच्छे के लिए। ऐसा होगा भाभी। रिमझिम, तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत होगी तो हमें फोन जरूर करते रहना। आज पहली बार एहसास हो रहा है मैं किसी लायक नहीं हूं। शायद इसीलिए बाबूजी ने मुझे यहां अपने पास नहीं रखा। एक कमजोर और निकम्मा लड़का और कर भी क्या सकता है? भाभी समझाइए ना भैया को। भैया, आप कमजोर नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सच्चाई है। और देखिएगा, सिर्फ इस सच्चाई के बल पर आप एक दिन ऊंचाइयां छुएंगे। जा रहे हो प्रतीक? डूबते हुए जहाज को देखकर धीरे धीरे सब लोग इसी तरह से चले जाएंगे। भाभी, जो जहाज बाबूजी चला रहे हो वो कभी डूबेगा नहीं। हाँ, इस वक्त वो जहाज तूफान में जरूर फंस गया है, लेकिन आप जैसे लोग जो किनारे पर खड़े रहकर तमाशा देखते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इस वक्त जा रहा हूं मैं यहां से, लेकिन बहुत जल्द लायक बनकर लौटूंगा। और तब
बाबूजी के दिल पर जो चोट पहुंची है ना, जो चोट आप दोनों ने दी है ना, वो मिटाने की कोशिश करूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूं बीवी कि ये आंसू दुख के हैं, लाचारी के हैं या मजबूरी के हैं? पता नहीं, पर ये आंसू है कि थमते ही नहीं। कैसे थमेंगे? मां का दिल है ना, सैलाब तो उमड़ ही रहा हो। 3 बेटों की मां और बेटा सामने एक भी नहीं। लेकिन ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं जानता बीवी, नहीं जानता मैं। हाँ, ये सोचकर दिल को तसल्ली दे लेता हूं कि शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो, वरना उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर तो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। अपनी जिम्मेदारियां अपनी औलाद के कंधे पर डालकर आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाता है। अपने परिवार को फलता फूलता देखता है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी जिंदगी में तो परिवार के बिखरने का दुख ही लिखा था। मैं भवानी शंकर शर्मा, जो कभी शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हुआ करता था, जिसने ये महल जैसा आलीशान मकान बनवाया, सुख शांति सदन इसका नाम रखा गया। संस्कारों से प्यार से इसे हमने सींचा। किसके लिए? किसके लिए बीवी? अपनी औलाद के लिए ना। लुट गया इसका सुख, इसकी शांति। अरे लूटने वाला कोई बाहर का आदमी होता तो अफसोस ना होता भी। हम तो अपनी औलाद के हाथों ही लुट गए। बस करिए, बस करिए। ये बड़ा घर, ये सोनापन, ये अकेलापन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अपने बड़े बेटे से तो आपने नाता ही तोड़ दिया। आपके मझले बेटे को अपने आप से दूर कर दिया। और मेरा छोटा बेटा, मेरा अविनाश, न जाने कहाँ होगा, किधर होगा, कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। Ha ha ha!